1800 अधिनियम या द एक्ट ऑफ 1873, एक्ट ऑफ 1873 1873 का अधिनियम पारित हुआ था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था और इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट में प्रावधान बनाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और इसी के प्रावधान के तहत 1874 में इस कंपनी को क्या कर दी गई, पूर्णतः समाप्त कर दी गई, पूर्णतः समाप्त। यानी आप देख रहे हैं, जब तक भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का यदि वास्तविक श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है, कंपनी को। कंपनी ने ही भारत में व्यापार बढ़ाया और भारतीय भूभाग पर कब्जा किया, नींव उसी ने डाला। लेकिन उसी के बाद जैसे ही उसके हाथ में शासन सत्ता आई, ब्रिटिश संसद की दृष्टि कहां पड़ गई, भारत पर। अब उसको लगा कि धीरे धीरे सत्ता को क्या कर लेना है, अपने हाथ में ले लेना है। और अंततः 1858 के बाद पहले उसको व्यापारी के अधिकार खत्म, फिर व्यापार करने पर रोक लगाए सब। क्या 1853 का है, 1853 का नहीं समझ लगता मुझे। कभी भी कंपनी के को लिया जा सकता है, कैसी कंपनी के शासन को लिया जा सकता है। 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो कंपनी को 20-20 साल के लिए शासन करने का दायित्व दिया जा रहा था, अब 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान बनाया गया कि कंपनी के शासन से, कंपनी के हाथ से कभी भी शासन लिया जा सकता, कंपनी को समाप्त करने का नहीं था। और 1858 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके तहत कंपनी के हाथ से शासन सत्ता लेकर सीधे किसको दे दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बात समझी नहीं। 1873 के अधिनियम में प्रावधान था कि कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। अभी भी कंपनी का अस्तित्व था। मैंने बताया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया जो था, भारत सचिव था, भारत राज्य सचिव जो था, वह भारत राज्य सचिव की सहायता के 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई, एक परिषद बनाया गया था, जिसको भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। जो भारत सचिव को क्या करता था, सहयोग करता था शासन। उसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी और 60 सदस्यों का मेंबर चयन कौन करता था, जो निदेशक मंडल था, जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वही कर रहे हैं। कंपनी का अस्तित्व था, कंपनी के मालिक अभी भी डायरेक्टरों की नियुक्ति करते थे, ठीक ना। लेकिन अब उनका व्यापार खत्म हो गया था, शासन का दायित्व तो खत्म हो गया था, लेकिन प्रभाव थोड़ा बहुत बाहर था, क्योंकि उनके मेंबर साथ क्या होते थे, भारत सचिव जो लंदन में था, उसकी सहायता के लिए वो 7 सदस्यों को मनोनीत करते। बात समझे कि नहीं। कंपनी खत्म नहीं हुई थी, कंपनी को खत्म करने का प्रावधान जो है 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर द्वारा, आदेश द्वारा, ठीक ना। तो अधिनियम 1873, लिख लीजिए इसको, अधिनियम 1873 लिखे। इस अधिनियम के तहत प्रावधान बनाया गया, 92 ही पढ़ाने चले तो छोटे छोटे 2 चार्टर एक्ट उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। 1873 के चार्टर द्वारा प्रावधान बना दिया गया, क्या लिखे हैं, प्रावधान बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग
कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। और इस प्रावधान के तहत 1874 में 1874 में 1874 में कंपनी को क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया। यानी इस 1874 में कंपनी को पूर्णतया समाप्त कर दिया। ठीक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर से 1903 में इसको पुनर्जीवित किया गया। 2003 में फिर से पुनर्जीवित किया गया, लेकिन अब एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक हो गया। ठीक ना, संजीव मेहता। क्या चीज? 2010 दिखा रहा था संजीव मेहता के 2005 में, तो मतलब ये मानकर चलो कि ये अपने 2005 में था, कहाँ से दिखा दिया, ठीक ना। लेकिन इतना भी नहीं पूछेगा कि कब खपत किया गया। लेकिन आज ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पूछा कि किसने अधिग्रहण किया है तो किसको? बहुत सारा डेट हिस्ट्री में नहीं याद किया जाता है। ये दूसरी चीज है कि आम धारणा है कि इतिहास क्या है? निश्चित कालक्रम का घटनाओं का संग्रहण है। लेकिन इतिहास में बहुत, आप लोग यूपीएससी का पेपर देखे होंगे, उसे पूछता है कि कौन कब आया था, कब गया था, कौन शासक कब गद्दी बैठा, कब हटा। जनरली पढ़ाया जाता है डेट इसलिए बता दिया कि ताकि दिमाग में आइडिया बना। मेरी बात समझे कि नहीं? इतिहास में आप लोगों को डेटों का अब पता चला, डेट पता ही नहीं है कि ये घटना कब हुई, तो आपके दिमाग में वो याद नहीं होगा स्टोरी। बात समझे कि नहीं? एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं आता है या कब गति पे पड़े। कुछ महत्वपूर्ण अगर संधि उंधी है, कुछ महत्वपूर्ण अगर युद्ध है, तो उसका डेट ही बस रखना है। बात समझ गए? पूरा यूपीएससी में मुश्किल से 50 ऐसे डेट हैं, सन है, जिसको याद कर लीजिए, उसके बाद से कहीं सन उनकी याद आवश्यकता नहीं। लेकिन एक घटनाक्रम बताया जाता है ताकि आपके दिमाग में खाका बनता है। बात समझे कि नहीं? अगर कुछ पता नहीं कि ये घटना कब घटी तो कोई दिमाग में स्टोरी नहीं बन पाएगी, तो इमेज नहीं आएगा। ठीक ना, इसलिए डेट का बहुत तो वो दे दिया है। ठीक ना, तो बातचीत शुरू हुई 1905 में, 2005 में ही ये क्लियर हो गया कि संजीव मेहता ने वर्क शुरू कर दिया उस पर अपना 2010। बात समझे कि नहीं? तो एक छोटा सा एक्ट लाया गया था, एक और एक्ट आया था, हालांकि इतिहास में भी पढ़ाया जाएगा, राज उपाधि अधिनियम या शाही अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। एक और आया था, इसको कहा गया शाही उपाधि अधिनियम। 1876। शाही उपाधि अधिनियम क्या था? मैंने बताया था कि 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन को, महारानी को सौंप। महारानी ने घोषणा द्वारा कंपनी को समाप्त करने की सूचना दिया और यह कहा गया कि शासन हमारे हाथ में आ गया। और अब भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने एक मंत्री की नियुक्ति की, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, भारत सचिव कहा गया। और भारत सचिव 15 सदस्यों की सहायता से भारत के शासन की देखभाल करने लगा। लेकिन वो लोग रहते थे लंदन में, इसलिए उसने एक प्रतिनिधि बना करके वायसराय को, यानी जो गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बोल दिया। वायसराय का मतलब प्रतिनिधि, ठीक ना। यानी अब वायसराय कंपनी का नहीं था, ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि नहीं, या डायरेक्ट प्रतिनिधि कौन था? भारत सचिव का। यानी उसको आदेश कौन करता था? भारत सचिव करता। ये शासन, यानी कहने का के लिए भारत अब ब्रिटेन की प्रजा के समक्ष हो। बात समझे कि नहीं? जब भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हो गया, तो जैसे ब्रिटेन की प्रजा है वैसे ही भारत की प्रजा हो गई।
यानी भारत की साम्राज्ञी कौन हो गई? महारानी विक्टोरिया। लेकिन अभी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित नहीं किया गया। बात समझे कि नहीं? इस शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित कर दिया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी क्वीन, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। साम्राज्ञी महारानी क्वीन भारत की साम्राज्ञी को 1858 में ही बन गई, लेकिन ये नाम से घोषित किया गया कि वो भारत की भी क्या है? महारानी। यानी उनके सम्मान में क्या हुई? वृद्धि किया गया। ठीक ना? जैसे ही भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया, शासन ले लिया गया और भारत के सम्राट को यानी भारत के महारानी को दे दिया गया, तो वैसे ही वो भारत की साम्राज्ञी बनी। लेकिन अब वैसे वो साम्राज्ञी का कार्य देखने लगे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषित कर दिया कि भैया आप ब्रिटेन की ही साम्राज्ञी नहीं है, आप भारत की ही साम्राज्ञी। ठीक ना? तो एक उपाधि, शाही उपाधि अधिनियम, इसको राज उपाधि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या कर दिया गया? साम्राज्ञी घोषित किया। इस समय ब्रिटेन भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? सॉरी, लॉर्ड लिटन था। 1872 से 1876 के बीच में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिटन था, और उसी के समय में लगभग पूरा दक्षिण भारत, मध्य भारत, पंजाब, पश्चिम भारत में भीषण अकाल पड़ा था। लोग भूख से क्या हो रहे थे? मर रहे थे। अगर सरकार ने सहायता पहुंचा दिया होता तो इतनी व्यापक मात्रा में लोगों का डेथ नहीं हुआ होता। लेकिन उन अकाल पीड़ितों को बचाने में सरकार ने गजब का कंजूसी बरता। लेकिन इस उपाधि को तो ब्रिटेन में घोषित हुआ, संसद में किया था। अब भारत में इसको सुनाने के लिए 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का क्या कराया था? आयोजन कराया था। पूरे दिल्ली को सजाया गया, पूरे दिल्ली को से दीपों से, रात्रि को पूरे दिल्ली में दीपक, वो भी घी के दीपक के दीप जलाए गए। पैसे को पानी की तरह बहाया गया। जहां सभा स्थल था वहां पर चलाने के लिए ट्रेन ले जाई गई। मतलब पैसे को पानी, देश के राजा महाराजा जमींदार को बुलाए। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने अपनी भव्यता का प्रदर्शन किया। एक तरफ लोग भूखों मर रहे थे और दूसरी तरफ एक झूठी सम्मान की उपाधि को बताने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा था। जैसे लग रहा था भारतीय बेबसी पर या ब्रिटेन का एक अयासपूर्ण अट्टास है। इस घटना की तुलना क्या की गई थी? जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक ना? और लिटन भारत में काफी बदनाम हो गया। ठीक ना? तो यह उपाधि अधिनियम इसको द्वारा पारित हुआ। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित किया गया? साम्राज्ञी घोषित किया गया। क्लियर? एक और इस अधिनियम द्वारा हुआ था कि वायसराय की वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? बोलिए। इस समय वायसराय की कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, परमानेंट 5। मैंने बताया था कि 1833 में
एक विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य बनाया गया, लेकिन वो अस्थायी था। यानी कानून बनाने में तो भाग लेता था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया। 1853 में क्या कर दिया गया, उसको अस्थायी सदस्य संख्या 4 हो गई। फिर 1861 में क्या किया गया, एक विधि विशेषज्ञ को शामिल कर दिया, यानी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 5। और इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति, छठवां सदस्य की नियुक्ति, और इसको लोक निर्माण विभाग, इसको लोक निर्माण या निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। तो लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में छठवां सदस्य की नियुक्ति की गई, छठा सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसको निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। निर्माण विभाग का कार्य सौंपा, यानी 2 छोटे छोटे रूल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किए, लेकिन एक बड़ा 1861 के अधिनियम के बाद एक बड़ा सुधार कौन हुआ, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो अगला है हम लोग का 1892 का 1800 या भारत परिषद अधिनियम। या इंडियन काउंसिल एक्ट 1890। भारत परिषद अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम लोगों ने जिक्र कर चुके हैं कि जो वायसराय के कार्यकारिणी के अलावा अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनकी संख्या कितनी थी, न्यूनतम कितनी हो सकती थी, 6, अधिकतम कितनी हो गई, 12, यानी 6 से 12 ये अतिरिक्त सदस्य। इन अतिरिक्त सदस्यों को मिलाकर एक विधान परिषद की स्थापना की गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना। ये लोग अब क्या बनाने लगे, कानून बनाने, यानी एक आंशिक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1857 का महाविद्रोह का कारण एक माना गया कि अंग्रेज विदेशी वह भारतीय समस्याओं को समझ नहीं पाते, इसलिए समय पर उसका समाधान नहीं कर पाते, इसलिए जनता नाराज होती है और वह विद्रोह करने के लिए बाध्य होती है। अगर हम भारतीयों को इसमें शामिल कर लें, उनका प्रतिनिधि शामिल कर लें, तो उनके माध्यम से हमें देश की समस्याओं के बारे में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और जब हमें पता चल गया तो हम कानून द्वारा उसको क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। अगर समाधान कर देंगे तो फिर 1857 के महाविद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं। इसलिए ये हुआ कि जो अतिरिक्त मेंबर, जैसे कानून बनता था तो एक दो कार्यकारिणी मेंबर थे, यानी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, ये लोग कानून बनाने में कौन थे, ये लोग 5 लोग थे, प्लस एक खुद वायसराय था, बता चुका हूं। लेकिन अतिरिक्त सदस्य, इसके अलावा अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति, इनकी संख्या 6 से 12 तक। ये सभी लोग मिल करके क्या करते थे, कानून। लेकिन जब शासन करने की बात आती थी तो वायसराय अपने कार्यकारिणी के मेंबरों की सहायता से शासन करता था, लेकिन कानून बनाना होता था तो इनको भी सहयोग दे देता था। जैसे आज है कानून बनता तो पूरी संसद मिलकर बनाती है, लेकिन जब शासन करना होता है
तो उसी संसद के कुछ प्रतिनिधियों को मिलाकर प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल बनाता है। अब मंत्रिमंडल शासन देखती है। संसद का काम विधि निर्माण करना है, जो विधि बना दिया उस पर शासन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उसका मिनिस्टर का। ये होता है आज। तो उसी तरह जब कानून बनाना होता है तो इसको पूरे लोगों को बैठक होती थी, और जब शासन की बात आती थी तो केवल ये। अब इसमें क्या किया गया कि भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, इसमें किसकी नियुक्ति हुई, भारतीय सदस्य। हालांकि ये लोग, मैंने कल बताया था कि जनता के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते। इनको नियुक्ति करने का, हटाने का पावर किसको था, वायसराय को था। ये लोग क्या करेंगे, वायसराय जो कहेगा हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये वायसराय की कभी खिलाफत नहीं कर सकते। आज विपक्ष है, सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों को ये डर नहीं है कि प्रधानमंत्री हमें हटा देंगे। लेकिन अगर ये उनको पता होगा कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोले तो तुरंत हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो कोई विपक्ष की हिम्मत होती कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। तो यहाँ तो नियुक्ति भी वही कर रहा है वायसराय, हटा भी वही रहा है। या नियुक्ति किसको करेगा, जो उसका पिट्ठू होगा। तो कुल मिलाकर संसद इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन संसदीय व्यवस्था का एक छाया इसमें दिखाई, ठीक ना। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, ये वायसराय द्वारा क्या थे, मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। नहीं तो इनको नियुक्त किया गया। अच्छा, संसद में नहीं कहा सकते, क्योंकि इनको अपना विचार भी व्यक्त नहीं, बस यस नो, मतदान भी नहीं होता था, कितने समर्थन में कितने नहीं। यानी केवल ये लोग क्या करते थे, हाथ उठाते थे। यहां तक कि जो सदस्य की नियुक्ति ऐसे करते थे सब कि उसको पता भी न चले कि हो कर था। जैसे हमने लक्ष्मण सिंह के बारे में जिक्र किया, चूंकि वायसराय परिषद में नियुक्त होना बड़े सम्मान का बात था, इसलिए हमारे राजा महाराजा की इच्छा रहती थी कि हम इसका मेंबर बन जाए। उसमें कोई हस्तक्षेप करना उनका उद्देश्य नहीं था। तो ये लोग प्रतिनिधि नहीं, निर्वाचन अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। सदस्यों की संख्या भी इतनी ही थी। इसमें 2 या 3 भारतीय इसके मेंबर बनते थे, बाकी तो सरकारी लोग होते थे। सरकारी कर्मचारियों में से वायसराय नियुक्त करता था। 2-3 सदस्य जो होते थे वह गैर सरकारी इंडियन नियुक्त थे। तो ये लोग बस केवल हाजी हाजी करते थे, इनको कोई विरोध करने का पावर नहीं, ठीक है ना। लेकिन इससे भारत की जनता संतुष्ट नहीं। भारत की जनता केवल इस तरह छाया खड़ा करना के लिए तैयार नहीं थी। उनको लगा कि एक ऐसे आदमी, यहाँ पर ऐसे लोग पहुंचे जो सरकार का सामने अपनी बातों को मुखरता से क्या कर सके, बिना डरे रख सके। यानी जो भारतीय सदस्य हैं, इनके अधिकारों में वृद्धि, सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग शुरू हो गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। कहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई, मुंबई में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। उसकी अध्यक्षता किसने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। हालांकि कांग्रेस का जो संस्थापक कौन था, एक अंग्रेज जो आईसीएस अधिकारी था, ठीक ना। लेकिन उसने भले कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन यही कांग्रेस भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करता, यानी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाने का। इसके पहले भारत में कोई राष्ट्रवाद जैसी बात नहीं थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वह इसलिए नहीं हुआ था कि लोग के अंदर राष्ट्रवाद था। महारानी लक्ष्मीबाई जो बड़ी बहादुरी से लड़ी, नाना साहब जो बड़े बहादुरी से लड़े, लेकिन इनके अंदर में देश प्रेम की कोई भावना नहीं थी, क्योंकि सभी का दुश्मन एक था। इसलिए इस महाविद्रोह में सभी भारतीय क्या हो गए, एकजुट हो गए।
उनको स्वतंत्रता संघर्ष से कोई मतलब नहीं था। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, जब 1857 का महाविद्रोह हुआ तो वायसराय उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से मिली हुई और कही यदि हमारा झांसी हमें फिर से दे दिया जाए तो इस विद्रोह में हम पूरी तरह आपका साथ देंगे। लेकिन जब कैनिंग इसके लिए तैयार नहीं हुआ तब लक्ष्मीबाई क्या हुई, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर, हालांकि बड़ी बहादुरी से लड़ी, जहां मारी गई थी जनरल हीरोज ने उन्हें पराजित किया था। इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि कहा था कि यहाँ पर वह औरत सोई हुई है जो क्रांतिकारियों में, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक ना। तो बड़ी बहादुरी से लड़ी, उनकी बहादुरी का सम्मान है। लेकिन राष्ट्रवाद, भारत हमारा देश है, इसे अंग्रेजों से मुक्त करना, विदेशी दासता से मुक्त करना, ऐसी कोई भावना 1857 में नहीं थी। यानी राष्ट्रीयता के अभाव में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया एक भारत व्यापी आंदोलन था, विद्रोह था, ठीक ना। भारत में राष्ट्रवाद, आज हम लोग क्या मानते हैं कि यह हमारा देश नहीं। आज हम लोग अपने इस देश को क्या मानते हैं, अपना देश। अगर हमारा भारतीय टीम क्रिकेट मैच जीत जाती तो हमें कुछ मिल जाता है? अगर हार जाती तो हमारा कुछ चला जाता है, मिलता होगा खिलाड़ियों को। यानी उस मैच के जीतने या हारने से नुकसान और नफा किसको होता होगा, लेकिन जैसे ही हमारी टीम जीतती है पूरे भारत में हर्ष जाती है, क्योंकि लगता है कि विश्व में हमारे देश का कुछ सम्मान, कुछ गौरव है, क्योंकि हम इस देश को अपना मानते हैं। जब हमारा अभिनंदन को पता चला कि पाकिस्तान ने कब्जे में है पाकिस्तान के, तो हम लोग ये जाने कि अभिनंदन किस राज्य का है, अभिनंदन किस जाति का है, अभिनंदन के माता पिता कौन है। हमने बस इतना ही सुना कि हमारे देश का पायलट रहा है जो उनके विमान का पीछा करते हुए गया, अचानक उसका विमान क्रैश किया और आज वो पाकिस्तान के कैद। पूरे भारत से एक स्वर मांग शुरू हो गई कि अभिनंदन को तुरंत वापस लगे, अगर पाकिस्तान आनाकानी करे अटैक कर। और सिचुएशन ये हो गया कि रनवे पर हमारी लड़ाकू पोते क्या करने लगी, घूमने लगा। पूरे विश्व को सूचना दे दी गई कि बिना कोई बात का तुरंत अभिनंदन को रिहा करो, अन्यथा हम अटैक कर देंगे। प्रधानमंत्री ने तो बाद में कहा था कि अगर उस दिन अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा नहीं किए होते इमरान खान तो पाकिस्तान में वह रात्रि कत्लेआम की रात थी। अमेरिका ने देखा कि भारत केवल बात नहीं कर रहा है, ये तो आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तब उन्होंने तुरंत इमरान को फोन किया कि जल्दी सूचना दो। वो बेचारा डरे डरे टीवी पर आए और कहे कि ये गुड न्यूज है, अभिनंदन हमारे पास है, हम इसको रिहा करते। 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने, इसके पहले तो क्या होता था, गर्दन काटते थे, सब सर लेकर चले जाते थे, पाकिस्तानी की डेड बॉडी छोड़ देते थे, ठीक ना। तो ये क्या था, ये राष्ट्रवाद की भावना थी। कोई भी गवर्नमेंट होती उनको यही निर्णय लेना पड़ा क्योंकि पूरा भारत ऐसा ही चाहता। तो हम इस देश को, ये भावना पहले नहीं थी, ये कांग्रेस की स्थापना कैसे। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रवाद का प्रचार होने लगा। कांग्रेस हर अपने अधिवेशनों में मांग करने लगी कि जो विधान सभाएं हैं, विधान परिषद है, इसका क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, इसके अधिकारों में क्या किया जाए, वृद्धि की जाए। इनके लगातार मांगों से अंततः ब्रिटिश सरकार मान ली और ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम पाई। क्लियर, लिख लीजिए। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में हाँ, या वायसराय की विधान परिषद लीजिए, कार्यकारिणी ठीक नहीं समझ रहे, वायसराय की विधान परिषद में केवल कानून बनाने में सहयोग करते थे लोग। वायसराय की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या
बढ़ाकर, पहले कितना था 6 से 12 था, अतिरिक्त मेंबर 6 से 12 अभी बता रहा हूं, अस्थाई मेंबर 5, ठीक ना। 6 से 12 से बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया। दस से 16 कर दिया, यानी न्यूनतम कितना होंगे 10, अधिकतम कितने मेंबर होंगे 16, तो 10 से 16 कर दिया, ठीक ना। यानी वायसराय की जो विधान परिषद था, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से 16 लिखे। अतिरिक्त सदस्यों को, अब कानून बनता है तो 2 प्रकार का बिल होता है, एक बिल होता है बजट आज भी, और एक होता है लोक महत्व के विषय, नहीं लोक महत्व के विषय। 2 तरह विषयों पर कानून बनता है, एक बजट सरकार लोकसभा पारित करती है, और एक सामान्य विषयों पर कानून का निर्माण, यही ना होता है जिसको सामान्य बिल कहा जाता है, सामान्य बिल कहा जाता है, जनरल बिल कहा जाता है। तो ये जो बजट था, यानी अधिकारों में भी वृद्धि की, लिखिए सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई, तथा सदस्यों को बजट पर बहस करने या विचार व्यक्त करने, बहस करने तथा लोक महत्व के विषय पर विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अधिकार, लोक महत्व के विषय पर विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। 1861 में ये सब नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अधिकार में क्या हुई वृद्धि। अब बजट पर जो सदस्य थे ये अपना विचार व्यक्त कर सकते थे, सामान्य विषय जो है उस पर विचार भी व्यक्त करते थे। एक बार मंत्री से क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे कि ऐसा बिल उसने क्यों लाया। जो मंत्री बिल लाता था, जो इसमें पारित कराना होता था, तो वह पूछ सकता था, लेकिन लिख लीजिए, किंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार नहीं। मतलब समझे कि लोक महत्व का जो विषय, सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं, जो जन सामान्य से सरोकार रखने वाले विषय, उस पर मंत्री से क्या किया जा सकता है, एक तो विचार रखा जाए, आलोचना हम कर सकते हैं, और दूसरा एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न जब हम पूरा प्रश्न नहीं पूछा, मतलब जो मंत्री ने जवाब दे दिया उसी से संतुष्ट हो, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। बात समझ कि नहीं? लेकिन एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने का, पूरा प्रश्न पूछने का, यानी उत्तर से फिर दोबारा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। न तो मतदान का अधिकार था कि कितने मेंबर इस बिल को समर्थन कर रहे हैं, कितने मेंबर इस बिल का क्या कर रहे हैं, विरोध। लेकिन वहां पर क्या था, केवल बैठे रहना था। यहां पर क्या था, विचार व्यक्त करना है, सरकार से क्रॉस क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं। यानी हल्का सा अधिकारों में क्या कर दी गई, वृद्धि, ठीक ना। तो ये अधिकार दिया गया, लेकिन प्रश्न भी पूछना है तो कितने, मंत्री से 6 दिन पहले, 6 दिन पूर्व सूचना देगी।
यानी 6 दिन पहले ही सूचना देना है मंत्री को कि हम यह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ताकि मंत्री उसका उत्तर ढूंढ कर लावे। बात समझ कि नहीं? 6 दिन पूर्व सूचना देना है। उसके बाद से क्या करना है? सरकार बाध्य नहीं थी कि जो भी प्रश्न पूछ रहा है सदस्य मेंबर, उसका वो उत्तर दे। यानी सरकार चाहे तो प्रश्न उत्तर देने से क्या कर सकती है? मना भी कर सकती है। 9 लिख लीजिए। प्रश्न 6 दिन पूर्व सूचना देकर पूछा जा सकता था। प्रश्न 6 दिन पूर्व सूचना देकर पूछा जा सकता था। और सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। तो सरकार ने सोचा कि बड़ी भारतीय मांग कर तो कुछ झुनझुना पकड़ाओ। तो एक तरह से ये झुनझुना था। खाली सदन में विचार व्यक्त करने से क्या होगा? अगर भारत के मेंबर जो हिम्मत करेगा, अगर प्रश्न विचार व्यक्त कर सरकार की आलोचना करेगा, तो उतने देर तक कान में रुई डाल लेंगे? नहीं, वो बोलता रहेगा, बोलता बढ़िया, इससे क्या बिगड़ देगा? लेकिन भारतीय नेताओं के प्रतिभा से ब्रिटिश सरकार अभी वाकिफ नहीं थी। भारतीय नेता पूरी तैयारी करके जाते थे और कोई भी बिल होता था सरकार की आलोचना करते थे तथ्यों के साथ। जो वो सरकार के बिल के विरोध में विचार व्यक्त करते सभी अखबारों में छपता था, लोग पढ़ते थे और लोग पता चलता था कि सरकार हमारे खिलाफ कैसा बिल ला रही है। यानी इससे सरकार के खिलाफ जन असंतोष बढ़ता था। यानी हमारे नेताओं ने राष्ट्रीयता के प्रचार करने का एक मंच बना दिया विधानसभा में। बात समझेंगे नहीं? अच्छा, अगर कोई प्रश्न का जवाब मंत्री नहीं देता था या क्या दे रहा है, यह भी अखबार में छपता था। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता था तो खिंचाई अखबारों में होती थी कि सरकार से इस बिल पर एक प्रश्न पूछा गया, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। यानी सरकार के खिलाफ लोगों में इससे क्या होती थी? जागरूक। यही कारण था कि भले कोई अधिकार विशेष नहीं देगा, लेकिन इतने से भी सरकार घबराती थी। बजट पर तो भाषण देने के लिए कौन? गोपाल कृष्ण गोखले कई बार चुने गए, फिरोज शाह मेहता चुने गए, बाल गंगाधर तिलक केंद्रीय विधानसभा में पहुंचने में क्या हो गए? सफल हो गए। गोखले साहब तो ऐसे व्यक्ति थे कि न तो फिरोज शाह मेहता जी से हास परिहास की शैली का प्रयोग करते थे। फिरोज शाह मेहता मतलब आधुनिक लालू जी। लालू जी का अगर भाषण आप लोग सुने होंगे, अब तो बेचारे संसदीय राजनीति से किनारे हो लिए, नहीं तो लोकसभा में जब भाषण देते थे तो सबसे ज्यादा उपस्थिति उसी समय होती थी। यहां तक कि सबसे ज्यादा लोग लालू जी का भाषण सुनने के लिए टीवी पर बैठे होते, क्योंकि लालू जी क्या होते थे? बड़े चुटीले अंदाज में लेकिन बड़ा मर्मात्मक प्रहार सरकार पर करते थे। ठीक ना? ऐसे वो हास परिहास में वो बात रखते थे कि जिसकी आलोचना करते वो जोर से हंसने लगता था। तो इनका एक अपना अंदाज था लालू जी का। तो वैसा ही फिरोज शाह मेहता सरकार की कोई बात इतने चुटीले ढंग से करते थे, सरकार अंदर तो मर्माहत हो जाती थी लेकिन बाहर मुस्कुराती रहती। लेकिन तो यह शैली गोखले में नहीं था। तिलक दबंगई की भाषा का प्रयोग करके सरकार को सीधे सीधे धमकियों भी दे डालते थे कि ऐसा बिल बनाओगे तो भाई ठीक नहीं है, हम जनता से कुछ करा देंगे। लेकिन गोखले साहब उदारवादी नेता थे, लेकिन फिर भी कोई भी मुद्दा वो पूरा विधिवत अध्ययन करके आते थे। बाई आंकड़ा वो साबित कर देना चाहते थे कि यह बिल जनता के क्या है। जैसे एक बार की बात है कि लॉर्ड एडवर्ड वित्त मंत्री था और 7 करोड़ के बचत का बजट प्रस्तुत किया कि इस साल सरकार को बेनिफिट कितना हुआ है? 60 करोड़। अब सभी जो मेंबर थे मेज थपथपा कर उसका स्वागत किए कि इतना योग्य वित्त मंत्री है। इसने कितना बचा लिया? 60 करोड़। और जिस समय ये बचाया था उसी समय महाराष्ट्र में पहले अकाल पड़ा, फिर प्लेग फैला और काफी लोग अकाल और प्लेग से क्या हो गए थे। सरकार ने उन प्लेग पीड़ितों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं।
तो उन्होंने आंकड़ा दिया कि सरकार के कोष में पैसा था। अब उधर महाराष्ट्र में लोग प्लेग से मर रहे थे। अगर उनको समय से सहायता मिल गई होती तो बहुत लोगों की जीवन बचाया जा सकता। सरकार के पास पैसा था, सड़क बनाना है, सार्वजनिक कार्य करना है, जरूरी है। अगर वो काम कर दिया गया तो सरकार को आगे बेनिफिट होता है, लोगों को भी सुविधाएं मिल गई होती। लेकिन ये वित्त मंत्री ने पैसा होने के बाद काम नहीं करा पाया। यानी ये इतना निकम्मा वित्त मंत्री है कि इसको पता ही नहीं काम होता कैसे। अब उसको सबसे रद्दी वित्त मंत्री घोषित कर और बजट पर भाषण देने के कारण ही गोपाल कृष्ण गोखले साहब को विपक्ष का नेता किसको कहा जाता है स्वतंत्रता संघर्ष में? गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई, सीमित अधिकार दिया गया। लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने इतने अधिकारों के बावजूद भी विधानसभा को राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार का मंच बना डाला। क्लियर? तो अधिकारों में हल्की सी क्या हुई, लिखे इस अधिनियम के तहत पहली बार निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ। निर्वाचन पहले क्या था? मनोनीत किया जाता था। अब क्या हुआ? निर्वाचन पद्धति आरंभ। हालांकि इसमें कहीं भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं है। शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था। डायरेक्ट जनता वोट नहीं दे रही थी, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था। नीचे लिखे पॉइंट लिख करके या एरो देख करके प्रांतीय विधानसभाओं में भी, जैसे केंद्र में वायसराय के कार्यकारी अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए गए, तो प्रांतीय विधानसभाओं में भी सदस्यों की संख्या में प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में प्रांतीय विधानसभाओं में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। उस समय 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी, लिखे बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 से 20 कर दिया गया। 8 से 20 मतलब न्यूनतम 8, अधिकतम 20, 8 से 20 कर दिया गया। तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक चौथा प्रांत भी बनाया गया था, तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित कर दिया गया। अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित कर दिया गया। 15 निर्धारित कर दिया। प्रांतीय सदस्यों का निर्वाचन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दिया है। प्रांतीय सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका, जिला बोर्ड, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा कमर्शियल बोर्ड
वाणिज्य मंडल तथा वाणिज्य मंडल, कमर्शियल बोर्ड, वाणिज्य मंडल, जिला बोर्ड क्या है? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी तथा वाणिज्य मंडल द्वारा किया जाता था। मतलब प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उसको जनता डायरेक्ट निर्वाचित नहीं करती थी, बल्कि विश्वविद्यालय का कोटा होता था कि 2 सदस्य, 1 सदस्य, 3 सदस्य विश्वविद्यालय कोटा करेगा। तो वो लोग अपने तरफ से जिनको लगता था उनका नाम मनोनीत करके भेज देते थे। जिला बोर्ड का कोटा निर्धारित था, जिला बोर्ड भेजता था। नगर पालिका का कोटा निर्धारित था, नगर पालिकाएं भेजती थी। या कमर्शियल बोर्ड का कोटा निर्धारित था, कमर्शियल बोर्ड करता था। हेलो, नमस्ते। नहीं क्लास नहीं, क्या है? हाँ तो माता जी हैं, छोटा बाबू। हाँ तो कमर्शियल बोर्ड करता था। इसमें हाँ भाई सुनाई नहीं दे रहा क्या? ठीक ना, कमर्शियल बोर्ड उस पर भी कैच कर लेता, ठीक ना, कमर्शियल बोर्ड करता था। अच्छा, केंद्रीय जो विधान परिषद था, जो प्रांतीय विधान परिषद था, ये लोग मिल करके केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को क्या करते थे? निर्वाचित। यानी जो चुनाव होता था वह डायरेक्ट जनता नहीं करती थी निर्वाचन। यानी अब वायसराय मनोनीत नहीं कर रहा है, कम से कम कुछ प्रतिनिधियों द्वारा उनका क्या हो रहा है? निर्वाचन। यानी जो निर्वाचन था 1892 में वह डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट। बस नहीं, जनता वोट नहीं देती थी कि कौन इसका मेंबर बनेगा। तो कहने का मतलब अभी भी यह पूर्णतया संसद नहीं था। जैसे आज संसद में कौन चुना जाता है? जनता वोट देती। अगर उनके काम से हम संतुष्ट नहीं तो विधायक सांसद अगले बार हम चुनाव हरा देंगे, ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं था। लेकिन इनडायरेक्ट निर्वाचन की प्रक्रिया बढ़ी। यानी इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत थी कि आपके इनडायरेक्ट निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हुई? शुरू हुई। ऊपर वाला में लगेगा, इनडायरेक्ट निर्वाचन की प्रक्रिया थी। जनता भी डायरेक्ट सदस्यों को, यानी एक तरह से संसद की व्यवस्था नहीं थी, बस उसका छाया मात्र था। लेकिन इस तरह इस अधिनियम के माध्यम से, इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई और एक तरह से संसदीय व्यवस्था रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई और संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ। हालांकि संसदीय व्यवस्था का शुरुआत कहां से हो गई थी? 1861 में, क्योंकि कानून बनाने के लिए एक अतिरिक्त सदस्य बनाए गए, वहां पर विचार विमर्श होता था, वहीं से कानून बनता था। तो संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ, लेकिन उसमें तो एकदम संसदीय व्यवस्था का नाम था, वास्तव में कोई जनता का प्रतिनिधि था ही बस। लेकिन सीधे वायसराय मनोनीत के वायसराय हटा दिया। सदस्यों को अपनी बात कह सकते थे, प्रश्नों से कुछ पूछ नहीं सकते थे, बात समझे कि नहीं? तो केवल बस कहने को, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कदम क्या हुआ? आगे बढ़ा। अब 1892 का जब भारत परिषद अधिनियम आया, लेकिन इस अधिनियम से भारत की जनता संतुष्ट नहीं हुई। उसको लगा कि यह सरकार ने कोई सुधार किया नहीं है, बल्कि सुधार के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया। अभी भी पूरी शक्ति वायसराय और प्रांत के गवर्नरों के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। भारतीयों को कोई अधिकार रियल में मिला वाला नहीं। इधर भारतीय राष्ट्रीय कर्जन आया और कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया।
और बंगाल का जब विभाजन किया तो उसके खिलाफ आपका स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। जो गर्मपंथी नेता थे वह आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उसको अन्य प्रेसिडेंसियों में भी फैलाया। जैसे तिलक ने महाराष्ट्र में फैलाया, सैयद रजा ने दिल्ली में फैलाया, लाला लाजपत राय ने पंजाब और संयुक्त प्रांत में, जो अपने यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत में फैलाया, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में फैलाया। यानी गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन के खिलाफ जो एक जन असंतोष फैला, उसने राष्ट्रवाद को और ज्यादा क्या कर दिया, गति दी। करजन के बाद से भारत का नया वायसराय बनकर आया था कौन बनकर आया, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड करजन के बाद अगला वायसराय 1905 में ही लॉर्ड मिंटो बनकर आया। लॉर्ड क्यों लगाते हैं? ये लॉर्ड एक सम्मान सूचक, जैसे पहले वहां पर ये होता था जमींदारी प्रथा थी, और जमींदार जो थे वो मजदूरा लगकर काम करते थे, तो एक तरह से मालिक स्वामी बस, लेकिन नहीं तो ये उदय हुआ और धीरे धीरे लॉर्ड एक सम्मान सूचक शब्द हो गया। यानी अन्य लोगों से, भाई सरकार आज भी पद्म श्री पद्म भूषण उपाधि देती है ना, ताकि उनके महत्ता में क्या हो। तो इसी तरह ब्रिटेन में जो कोई महत्वपूर्ण होता था तो उसको वहां की गवर्नमेंट लॉर्ड की उपाधि देती, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो जो था ये भारत का नया वायसराय बनकर आया, और भारत में सांप्रदायिकता का जन्मदाता किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है। सबसे षड्यंत्रकारी अगर कोई वायसराय नियुक्त होकर के भारत आया था तो मिंटो। जो सोचता था वो कभी बोलता नहीं था, और जो बोलता था वो कभी करता नहीं था। इस समय बंगाल विभाजन को लेकर, स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के अंदर दो धारा हो गया। एक कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे जिनको उदारवादी कहा गया, और एक जो कांग्रेस के युवा नेता थे जिसमें लाल बाल पाल घोष थे, तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाया जाएगा। इनको गर्मपंथी नेता कहा गया। अब ये जो गर्मपंथी नेता थे, दुर्भाग्य से किताबों में इनको उग्रवादी कहा गया है, उग्रवादी नेता। हालांकि ये उग्रवादी नहीं थे। उग्रवादी क्या होता है, बेगुनाहों की हत्या करता है, नहीं। जो इतने उल्फा तमाम उग्रवादी संगठन है, ये निर्दोषों को कहीं भी बम धमाका करा देता है, वो हत्याएं करता है। लेकिन लाल बाल पाल घोष कहीं ये हिंसा के समर्थक नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको उग्रवादी कहा गया। और भगत सिंह चंद्रशेखर जो क्रांतिकारी थे, इनको किताबों में आतंकवादी आंदोलन कहा गया, सरकारी। लेकिन भगत सिंह आतंकवादी नहीं थे। आतंकवादी भी बेगुनाहों की हत्या करता है, समाज में भय का वातावरण करता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। ये जो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे, इनका अपना कोई लक्ष्य नहीं था। नहीं तो भगत सिंह एक बहुत बड़े जमींदार फैमिली के लड़के थे। अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी थी, एक अच्छे पब्लिक स्कूल से पढ़े थे जिसमें गवर्नर और अंग्रेज अधिकारियों के लड़के पढ़ते थे। उस कॉलेज से, उस स्कूल से भगत सिंह पढ़े थे। अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी थी कि वो जब इंग्लिश लिखते थे, कोई लिटरेचर लिखते थे, अगर उनके नाम के साथ भगत सिंह नहीं लिखा होता तो ये लगता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित अंग्रेज है, उसके कलम से लिखा गया है। माइंडेड आदमी थे, अगर वो भी चाहे होते, एक तो उनको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत बड़े जमींदार फैमिली के लड़के थे, नाम था उस फैमिली का। और दूसरा अच्छे थे, कोई नौकरी कर लिए होते, आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सकते थे। क्या जरूरत था अपने ही हाथ से फांसी के फंदे को लेकर झूल जाने की। तो इन जो युवा थे, इनके मन में एक सपना था कि हमारा देश आजाद होगा, हमारे देश की गरीबी खत्म होगी। हमारे देश के लोगों की दुर्दशा को देखकर इन सबों का दिल रोता था, और ये सब हमेशा सर पर कफन बांध करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। ये उन अंग्रेजों को भी हत्या नहीं करते थे जो अंग्रेज भारतीयों का समर्थक था।
ये उन अंग्रेजों को हत्या करते थे जो भारतीयों का उत्पीड़न करने के लिए बदनाम था कि तुम भारतीयों के साथ गलत करोगे तो ये जुआ तुमको छोड़ेंगे नहीं, ताकि सरकार डरे और भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार न करे। ऐसे सदस्यों को आतंकवादी कहना इन्हीं लोगों के पौरुष था। जे आज हम लोग स्वतंत्र भारत में क्या किए हैं, जन्म लिए हैं, अपनी नौकरी बनने के करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये इन लोगों का योगदान था। लेकिन दुर्भाग्य से किताबों में तो अब कांग्रेस के अंदर दो धारा हो गए, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। गर्मपंथियों ने स्वशासन की मांग, होम रूल की मांग करना शुरू किया। कहा कि अंग्रेज भारत में रहे जरूर, लेकिन जो कानून है वो अंग्रेजों के अनुसार नहीं बनेगा। ये भारतीय जो इस विधानसभा का विस्तार करो, इनको रियल अधिकार दो। ये लोग कानून लाएंगे, कानून पारित होगा और जो कानून के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय शासन करेंगे। बात समझ गए? यानी ये लोग स्वशासन की मांग करने लगे। 1906 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, उसमें कांग्रेस के मंच से स्वशासन की मांग रखा। 4 भारी भरकम प्रस्ताव हुआ था, तो इतिहास में हमारा जाना उद्देश्य है। तो गर्म पंथ और नरम पंथ के बीच अब तिलक चाहने लगे किसी तरह कांग्रेस पर अपना अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जब कांग्रेस पर हमारा अध्यक्ष होगा तो हम लोग की तरह कांग्रेस को अपने अनुसार मोल्ड करना चाहते थे। और परिणाम हुआ कि दोनों धारा में मतलब दूसरी तरफ सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ये भी अंग्रेजों के षड्यंत्र से ही हुआ था। उसमें भी कौन मुस्लिम थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे। उन लोगों ने मुस्लिम लीग का गठन किया और मुस्लिम लीग धीरे धीरे अब क्या मांग करने लगा, पृथक निर्वाचक मंडल। यानी कहा कि भैया हम इस देश में बहुत दिन तक शासक रहे, इसलिए हमारा एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन हमारी संख्या क्या है, कम है। अगर चुनाव होगा तो हमारे प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, और जब हमारे प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे तो हमारी बात विधानसभा में रखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए सीटों का क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए, और उन्हें वोट देने का अधिकार भी हम ही लोग को दिया जाए। यानी मुस्लिम लीग ने, ये भी मिंटो के ही सब इशारे पर हुआ। अब मिंटो को मौका मिला, अब वो सोचा किसी तरह कांग्रेस को कमजोर कर, लिहाजा एक सुधारों का उसने चारा फेंका। क्या फेंका? चारा। सुधार करना उसका इच्छा नहीं था, बस लोगों को उलझाए रखना, फूट डालो और राज करो को क्या करना था, बढ़ावा देना। अब उसने नरमपंथी नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया कि भैया हम तुम्हें सुधार करना चाहते हैं। नरमपंथियों को लगा कि वाह, इतने लंबे संघर्ष का परिणाम हुआ कि आज सरकार हमसे बातचीत कर रही है। नहीं तो कर्जन तो था कि कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने से भी मना कर देता था। अब सरकार खुद हम लोग को बुला रही है कि कैसा सुधार करे, आप लोग सुझाव। क्योंकि मिंटो जानता था कि जैसे ही नरमपंथी बात हम लोग से करेंगे, गर्मपंथी और ज्यादा उनसे क्या होंगे, नाराज होंगे। आज जैसा सोचा, इधर गोखले साहब बात करके आते थे, इधर तिलक साहब सुनते थे कि हम लोग सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन है, ये सब जाकर बात कर रहे हैं। यानी दोनों के बीच मतभेद बढ़ा, खाई चौड़ी हुई। अब मुसलमानों को बढ़ावा दिया कि हम तुम्हें पृथक निर्वाचक मंडल देंगे। इसके अलावा इसी समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। अब भारत के युवा धड़ाधड़ अंग्रेजों की क्या करने लगे, हत्या करने लगे। कई सारे अंग्रेज अधिकारी क्या हो रहे, मारे गए। नहीं, हत्याओं का शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात कहां से हुआ, महाराष्ट्र में। रैंड और आयरस्ट को पहले गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद तो बंगाल इसका केंद्र बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो जुआ हथियार उठा ले रहे थे, इन्हें भी शांत करना था। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अगला संवैधानिक सुधार हुआ, जिसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक, 1909 का भारत परिषद अधिनियम।
लेकिन यह अधिनियम लाने के पहले एक जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। यही अरुंडेल आयोग ने कहा कि बंगाल विभाजन गलत हुआ है, ये जन भावनाओं के खिलाफ हुआ है। आज इसी रिपोर्ट के आधार पर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आया था और उसने बंग भंग को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जो कर्जन ने विभाजन किया था। ठीक ना, कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया था, बंगालियों की एकता में दरार डालने। तो यही अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1909 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। इस समय भारत का वायसराय था मिंटो, इसको मिंटो द्वितीय भी कहा जाता है, मिंटो द्वितीय, और भारत सचिव था मार्ले। दोनों ने मिलकर के इस बिल को तैयार किया था, इसलिए इसको मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना है। वो कहते थे कि हम भारतीय शासन में क्या कर रहे हैं, सुधार का रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए यह अधिनियम परिस्थितियां समझ आ गई क्यों ये लाया गया था। तो लिखिए यह अधिनियम जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट पर, जॉर्ज ना कर दीजिए, अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट पर जॉर्ज लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे भी एक जॉर्ज आएगा आप लोग को इतिहास में, ठीक ना। जब एनी बेसेंट और तिलक जी जब होम रूल लीग करेंगे तो इनके उसका भी नाम जॉर्ज अरुंडेल था। लिखे यह अधिनियम अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट पर लाया गया था और इस अधिनियम के समय भारत का वायसराय मिंटो द्वितीय तथा भारत राज्य सचिव मार्ले था द्वितीय, मिंटो सेकंड, तथा भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्ले था। वायसराय मिंटो था और सचिव जो था वो मार्ले था, भारत सचिव मार्ले था। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोनों किसने मिलकर बनाया था यह बिल? मार्ले कौन था? भारत सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय। दोनों ने मिलकर के यह रिफॉर्म लाया था, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीचे लिखिए इस अधिनियम के तहत, एरो दे करके लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उसके अधिकारों में भी वृद्धि किया गया।
हाँ, तो जो केंद्रीय विधान परिषद है इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि। पहले इसमें कितने मेंबर थे? 1892 में कितने नियम मेंबर थे? 10 से 16 थे। अतिरिक्त सदस्य ही केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, एक कानून बनाती थी। तो और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16। अब 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 7। अब कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? कुल सदस्यों की संख्या 69। मतलब ये जो 60 सदस्य थे अतिरिक्त सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्य। आज जो 9 सदस्य थे, जैसे वायसराय की कार्यकारिणी में कितने मेंबर थे? इस समय तक कितने मेंबर हो गए थे? 6। मैंने बताया ना कि लोक निर्माण का एक जोड़ा गया तो 6 मेंबर हो गए थे। एक कौन होता था? वायसराय होता था, और 2 अदर मेंबर होते थे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस। एक लोगों को वायसराय अपने तरफ से आमंत्रित कर देता था। तो कुल मिलाकर के ये 9 प्लस ये 7, ये सभी 69 मेंबर्स मिल करके बिल बनाते थे। जैसे आज भी जब कानून बनता है तो मंत्री भी भाग लेते हैं, सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये जो अतिरिक्त 60 जब ये कानून बनाने का काम करता था, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में काम करता था, तो कुल मेंबरों की उपस्थिति कितनी हो जाती थी? 69। बात समझे कि नहीं? तो लिख लीजिए 16 से बढ़ाकर कितना कर दी गई? लिखे हैं? क्या लिखे हैं? मामले मिनटों सुधार अधिनियम कहा जाता। लेकिन इस अधिनियम का केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 16 से बढ़ाकर 60 कर। लिख लिए? लिख लीजिए। क्या लिखी हो? हाँ, और इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी, जिसमें 37 कर दी, तथा कुल सदस्यों की संख्या 69 कर दी, जिसमें 37, अब कौन कौन था अलग अलग सब पूछे उसे गए, जिसमें 69, जिसमें शासकीय सदस्यों यानी सरकारी सदस्यों की संख्या, जिसमें शासकीय सदस्यों की संख्या 37 तथा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी यानी जो शासकीय नहीं थे, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 32 कर दी। 32 तभी 69 होगा। 32 कर दी। नीचे लिखे अधिकारों में भी वृद्धि हुआ। सदस्यों को बजट पर बहस करने, सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 में क्या था? केवल बहस करने का अधिकार था। बजट पर बहस करने यानी अपना विचार व्यक्त करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार था, तथा लोक महत्व के विषय पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लोक महत्व के विषय पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, किंतु अभी भी मतदान का अधिकार नहीं था। किंतु अभी भी यानी कितने सदस्य इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और कितने सदस्य इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसकी आकलन नहीं की जाती थी। किंतु मत देने का अधिकार नहीं था। आज कोई बिल पर विरोध होता है तो मतदान होगा। अगर बहुमत ने बिल को खारिज कर दिया तो बिल खत्म हो जाती है? नहीं,
लेकिन अभी क्या था, बस आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार के बिल का आलोचना कर सकते हैं, अब खारिज करने का पावर आपके पास नहीं। मत देने का अधिकार किसको था? कैसे 1919 किसको था? क्या मत देने का अधिकार किसको था? अब 69 लोग हैं तो किसको नहीं है, किसको है मत देने का अधिकार? मतलब जो 69 लोग हैं बिल पर मत देने का अधिकार नहीं। बिल पर जो बहस कर सकते थे, लेकिन बिल कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, कितने लोग अस्वीकार कर रहे हैं, इसका अधिकार नहीं था। इनको चयन करने का पूछ रहे हैं आप लोग। नहीं सर, तो किसी भी बिल में 9 लोग जो कुछ लोगों को अधिकार नहीं है, तो कुछ लोगों को अधिकार होगा ना। अब सरकारी है तो समर्थन कर रहा है, लेकिन मतदान इसमें होता ही नहीं था। हाँ, मत देने का अधिकार का मतलब कि अभी बिल पर कोई मतदान नहीं होता था। जो मेंबर्स थे, यही बता रहा हूं, मेंबर्स जो है वो सरकार से आलोचना कर सकते हैं बिल पर, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। 1892 में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यहां पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बजट पर अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, बजट की सरकार से एक बार क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बजट पर पूरा प्रश्न नहीं करेंगे। बस लेकिन तो थोड़ा सा, एक तो सदस्य की संख्या में वृद्धि हुई और दूसरा क्या हुआ, मतदान का अधिकार भी मिला, सदस्यों के अधिकार में भी वृद्धि हुआ। तो उससे हल्का सा एक कदम ये क्या था, आगे था। बस लेकिन नहीं, लिखिए नीचे, प्रांतीय विधानसभाओं में भी, प्रांतीय विधान परिषदों में भी, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में भी, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है ना? अच्छा, और लेकिन इसमें सबसे खराब चीज क्या हुआ, इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था, फूट डालो और राज करो को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या मांग किया था, पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन। अब उसकी बात को मारले ने क्या कर लिया, माना। मतलब जो जिसे आज भी सीटें आरक्षित है, आज भी लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें एससी और एसटी के लिए सीट आरक्षित है। अब तो महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट की आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया है। हालांकि जो चुनाव जनगणना होगा और जनगणना की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर दी गई है, आरक्षण। यानी आने वाले समय में नेता कौन होगा, महिलाएं होंगी, पुरुष क्या होंगे, केवल बॉडीगार्ड मात्र। ठीक ना, क्योंकि देखा गया है एक बहुत बड़ा बिल महिलाओं के लिए पारित हुआ है जिसको प्रधानमंत्री ने नाम दिया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 106वां संशोधन, संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें क्या कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई। तो हमारे यहां देखा गया कि जो महिला जो सांसद होती है या महिला नेता होती है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा अपनी इमेज की चिंता होता है, इसलिए जो भी सरकार बजट पास करती है कि इतना एक विधायक या सांसद खर्चा करेगा तो वो प्रायः खर्च कर जाती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं जनता हमारी आलोचना न करे। और जब जनता की कार्य वो डेडिकेशन से वो करेगी तो अगली बार चुनाव कौन जीतेगा, वही जीतेगा। इसलिए जहां महिला प्रधान एक बार कब्जा हो गई है वो महिला प्रधान बनी रहती है, ठीक ना। तो अब पुरुष जो होता है उसको बहुत ये सब आलोचना का तो पता चला जितना आया सब खा जाता है, नहीं। तो अब 1/3 सीटें आरक्षित हो गई, यानी 15 साल के अंदर, 15 साल के लिए हालांकि अभी आरक्षण है, देखा जाएगा तो आगे बढ़ा है, क्योंकि नेताओं को डर हो गया। अब 15 साल का मतलब इस सभी विधानसभा में सभी लोकसभा सीटें एक बार आरक्षित हो जाएगी महिलाओं के लिए। और एक बार महिला अगर केवल आरक्षित, और जब आरक्षित होगा तो केवल चुनाव कौन लड़ेगा, महिला। वोट कौन देगा, सब लोग। और एक बार वो कायदे से विधायकी या सांसदी का काम कर दी, जनता में लोकप्रिय हो गई, तो अगली बार भले वो जनरल हो जाए
लेकिन जीता कौन? वो तो चुनाव अब एक बार राजनीति में आ गई तो हटने वाली नहीं है, अगली बार वो खुद जनरल से टिकट भरेगी बस। लेकिन अगर 5 साल उसने अच्छा काम किया तो जीतने की संभावना किसकी हो जाएगी? उसी की। और एक समय आएगा कि लोकसभा और विधानसभा में आज महिलाओं की संख्या कम देख रहे हैं, पुरुषों की संख्या ज्यादा देखते हैं। उस समय क्या होगा? केवल लोकसभा विधानसभा महिलाएं होंगी, पुरुष कहीं छिटपुट दिखाई देगा, जब वो खड़ा होकर विरोध कर देगा। नहीं, ये बहुत जल्दी होने वाला। तो आज भी एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वोट कौन देता है? सभी लोग देते हैं, सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसलिए वह केवल एससी एसटी की बात नहीं करेगा, वह सबके हित की बात करेगा, क्योंकि सबसे उसको वोट लेना। चुनाव तो वो उसी कोटे का लड़ेगा। स्थानीय निकाय में तो एससी एसटी के अलावा ओबीसी के लिए भी सीटें आरक्षित है, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित है, यूपी में अल्पसंख्यकों के लिए भी सीटें आरक्षित है, ठीक ना? तो लेकिन एक पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होने वाला था। मतलब यहां पर क्या है? यहां पर जो आरक्षित सीट होगा उस पर चुनाव कौन लड़ेगा? मुस्लिम लड़ेंगे। अब वोट भी कौन देगा? मुस्लिम ही देगा। तो हर जो प्रत्याशी होगा वो क्या साबित करने का प्रयास करेगा कि हम सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, नहीं, क्योंकि उसे हिंदू वोट लेने का लालच नहीं है। और सबसे हिंदू मुस्लिम हितैषी है तो वो साबित करने के लिए क्या करेगा? हिंदू को गाली देगा। जितना जो गाली दे दिया इसका मतलब वो उतना बड़ा मुस्लिम समर्थक है। यानी प्रत्याशियों में गाली देने की क्या बच जाएगी? होड़ बच जाएगी। आज जब खुलेआम मुस्लिम प्रत्याशी हिंदुओं को गाली देंगे तो हिंदू और मुस्लिम में प्रेम बढ़ेगा कि नफरत बढ़ेगा? नफरत बढ़ेगा। यानी एक ऐसा बिल था फूट डालने वाला था। यानी पाकिस्तान की रियल में जंग किसने डाल दिया? मार्ले और मिंटो ने डाल दिया। और ऐसा नहीं था कि इस अधिनियम की 200 से वो परिचित नहीं था। मिंटो ने भारत सचिव मार्ले के पास पत्र लिखा था और लिखा था कि हम नागफनी के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल विषैली होगी। आई इतनी विषैली हुई कि भारत आजाद तो हुआ लेकिन एक भाग में नहीं 3 भाग में टूट गया। नहीं, अब उसकी नींव कहां रख दिया? इसी मामले में। तो सबसे षड्यंत्रकारी जो भारत का वायसराय कोई हुआ, नरमपंथियों से बात कर करके गर्मपंथियों को लगाया और 1907 में सूरत में फूट पड़ गया। अपने में लातम जुतम शुरू कर दिए थे, पढ़े होंगे आप लोग। अब उसने कांग्रेस से खत्म कर दिया, उधर कांग्रेस को खत्म किया, इधर हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया इस बिल के माध्यम से। तो थोड़ा बहुत सुधारों का झुंझुना तो पकड़ाया, लेकिन उससे ज्यादा इसने भारत का क्या कर दिया? नुकसान कर दिया, अस्थायी नुकसान कर दिया। ठीक ना? तो लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता, देखिए इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। निर्वाचक मताधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई और उनको मत देने का अधिकार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या क्या सीटें आरक्षित की गई और उनको मत देने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को दिया गया, जिससे उनको मत देने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को दिया गया, जिससे फूट डालो
और राज करो का बढ़ावा मिले। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा मिले। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा मिले। इस बिल को, इस अधिनियम को लाते समय, इस अधिनियम को लाते समय लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखकर कहा था हम नागफनी के दांत बो रहे हैं। पत्र लिखकर कहा था हम नागफनी के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल क्या होगी? विषैली होगी। हम नागफनी के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल विषैली होगी। यानी कुल मिलाकर जितना जनता को अधिकार दिया नहीं, उससे ज्यादा तो भारत का नुकसान कर दिया, विनाश कर दिया। राष्ट्रीय एकता का एक तरह से गला घोटने का प्रयास अगर कोई बिल ने किया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है 1909 का भारत परिषद। बात समझ आया कि नहीं? अब ये बिल आया, अब बिल के बाद अच्छा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात एक थी, लिखिए इस अधिनियम द्वारा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, नीचे आया देखो। इस अधिनियम द्वारा पहली बार इस अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय सदस्य, हाँ, एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को तथा भारत राज्य सचिव, ये भारत राज्य सचिव कहां रहता था? लंदन। तथा भारत राज्य सचिव के परिषद में, भारत राज्य सचिव के परिषद में दो भारतीय सदस्य, भारत राज्य सचिव के परिषद में दो भारतीय सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी को चुना गया था या नियुक्त किया गया। यानी अभी तक अतिरिक्त सदस्यों में भले भारतीय जाते थे, लेकिन जो मेन टीम कौन थी? कार्यकारिणी, जो 6 लोग थे, ठीक ना। लेकिन अब भारतीय सदस्यों को भी उसमें स्थान दिया गया। कौन आए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। और बाद में इसी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड की भी उपाधि, जैसे लॉर्ड मिंटो है वैसे ही इनको भी लॉर्ड की उपाधि भी अंग्रेजों ने दिया था। और लंदन स्थित जो भारत वायसराय की भारत सचिव की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जिसको भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता था, जिनकी सहायता से भारत सचिव भारत पर शासन करता था, उसमें 2 सदस्य चुने गए थे। यानी अब वहां पर भी भारत का पद, ये बहुत बड़ी बात है। बात समझे कि नहीं? तो नहीं तो विधानसभाओं में जो सुधार का, भले सदस्य संख्या बढ़ा दी गई, अचानक 16 से 60 कर दिया गया हो, लेकिन कुल मिलाकर कोई अधिकार था वो नहीं। लेकिन कम से कम यहां पर नाम का ही सही भारतीय पहुंचने तो लगे। अब चाहे भारत सचिव का परिषद हो, चाहे वायसराय की कार्यकारिणी हो, और चाहे विधानसभा हो, हर जगह भारतीय क्या हो गए? पहुंच। तो ये एक बड़ी बात है। क्लियर? अब आ जाइए, अगला है भारत सरकार अधिनियम।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब ये क्यों पारित हुआ? तो 1919 का जो अधिनियम था, ये भी अभी सुधारों का जो जनता तो सोची थी कुछ और अधिकार मिलेगा, लेकिन सुधारों का एक झुंझुना पकड़ाया गया, अभी भी जनता संतुष्ट। लेकिन इसने एक काम किया, कांग्रेस में गर्म पंथ और नरम पंथ में क्या हो गया, फूट पड़ गई। और जैसे ही गर्म पंथियों से नरम पंथी अलग हुए, दोनों के लिए घातक है। जैसे ही गर्म पंथी बाहर हुए कांग्रेस से, अब सरकार टाटा माटा की तरफ भिड़ गई और गर्म पंथियों को खत्म कर दिया। क्या हुआ? तिलक साहब को राजद्रोहात्मक लेख लिखने के आरोप में 1908 में 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। पढ़े होंगे आपको। लाला लाजपत राय को देश से निर्वासित कर दिया गया। अरविंद घोष आपका नास्टेरी अलीपुर षड्यंत्र केस में जेल में डाल दिए गए। बिपिन चंद्र पाल अस्थायी रूप से राजनीति संन्यास दे दिए। यानी ये कई झटके में गर्मपंथी क्या हो गए, खत्म। अब नरमपंथी जो थे कांग्रेस का हर साल अधिवेशन करते थे, लेकिन कांग्रेस में जो इन नेताओं के कारण धीरे धीरे कांग्रेस में युवाओं का प्रवेश बढ़ रहा था, क्योंकि सब ये युवा नेता थे, सब ये ज्यादा मेहनती थे, ये ज्यादा इनकी बातें लोग को पसंद आती थी। लेकिन अब फिर से वही पुराने नेताओं के हाथ में जब कांग्रेस आई, तो हर साल अधिवेशन करने लगे, लोगों ने ध्यान देना बंद। जो पार्टी 1907 से पहले राष्ट्रीय पार्टी कहलाने जा रही थी, वह गली की पार्टी मात्र बन गई। इधर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के गठन, पृथक निर्वाचन ने हिंदू मुसलमानों में क्या कर दिया, मतभिन्नता लाया। यानी कुछ समय के लिए तो भारत का पूरा वातावरण शांत था। वही चिटपुट जो क्रांतिकारी थे, कभी वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकते थे, तो कभी लाहौर के गवर्नर पर बम फेंकते थे, उनको मारने का प्रयास करते, या किसी जज की हत्या करते थे, या ये लोग गिरफ्तार होते थे, इन लोगों को फांसी की सजा मिलती। तो थोड़ी बहुत सरगर्मी ये सब बनाए हुए थे, नहीं तो एक तरह से कांग्रेस को मृत्यु का ऐसा पार्टी। 1914 में तिलक 6 बार मांडले जेल की सजा काटकर क्या हुए, जब तिलक आए और भारत का वातावरण देखे कांग्रेस की सिचुएशन, उन्हें बड़ा निराशा हो, क्योंकि तिलक जब जेल में गए थे, उसे भारत में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना हिलोरे ले रही थी। इस समय का पूरा वातावरण शांत, लेकिन तिलक जानते थे कि कांग्रेस चाहे जितनी भी कर्मठ पार्टी हो, अगर कोई जन आंदोलन कराना तो बिना कांग्रेस के समर्थन का संभव। अब उनकी दिली इच्छा हुई किसी तरह खुद और नरमपंथियों को क्या करे, कांग्रेस में शामिल करें। और परिणाम, इधर कांग्रेस में एक नई नेता के रूप में उभर रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को भी लगा कि जब तक नरमपंथी कांग्रेस में शामिल नहीं हो, तब तक कांग्रेस का कायाकल्प होने वाला नहीं है। अब परिणाम 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, आज जिसमें नरम पंथ और गरम पंथ फिर से क्या हो गए, एक हो गए। इसी अधिवेशन में एक तरफ फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग में भी अब धीरे धीरे युवा नेता जिन्ना होना जैसे लोग अब मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग का मेंबर बने और उन पर राष्ट्रवाद हावी होने लगा। यानी धीरे धीरे मुस्लिम लीग में भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। अब वो कांग्रेस के करीब आने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल का गठन इसलिए किया था कि यहां मुस्लिम बहुल इलाका है, इसे मुसलमानों का कल्याण होगा। लेकिन अचानक 1911 में बिना मुसलमानों से पूछे बंगबंधु को रद्द कर दिया और भाषा के आधार पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का विभाजन कर दिया। तो मुसलमानों में लग गया कि हम लोग का भविष्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा नहीं है, अंग्रेज तो कभी हमारे साथ धोखा दे देंगे, हमारा भविष्य अपने ही भारतीयों के साथ है। यानी धीरे धीरे राष्ट्रीय लवादा अब मुस्लिम लीग पर भी चढ़ने लगा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों करीब आने लगे। 1916 में केवल नरम पंथ गरम पंथ एक नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी क्या हो गया, पैक्ट हो गया, समझौता हो गया, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। अब दोनों ने निर्णय लिया कि अब एक साथ देश का राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ाया जाए।
तो एक मुद्दा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक वजह सरकार का बड़ा विफलता थी, यानी अभी सांप्रदायिकता को और बढ़ाना है। ये सरकार अपनी बड़ी असफलता मानी, ये हम लाख चाहे लेकिन फिर दोनों क्या हो गए सर, एक हो गए। दूसरी चीज ये हुआ कि इसी समय एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए होम रूल लीग आंदोलन चला दिया। होम रूल लीग आंदोलन बड़ा लोकप्रिय हुआ, कार्यकर्ताएं बड़े जगह जगह भारत में स्वशासन की मांगे बढ़ने लगी, यहां तक कि सरकार डर करके एनी बेसेंट को जेल में डालना पड़ गया। लेकिन एनी बेसेंट को जब जेल में डाला गया तो आंदोलन और भड़का। तिलक ने तो कहा कि जल्द से जल्द एनी बेसेंट को रिहा करो, नहीं तो मैं पूरे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ूंगा। यानी कहीं ना कहीं जो होम रूल लीग आंदोलन था इसने राष्ट्रीयता को तेज किया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थी कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि इस विश्व युद्ध में यदि आप हमारा समर्थन करेंगे तो हम बदले में आपको रियायत देंगे। अब परिणाम क्या हुआ, भारतीयों ने तन मन धन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। यहां तक कि गांधी जी जेल भारत आ चुके थे, उनको तो वो जगह जगह घूम घूम कर भारतीयों को समझाने लगे कि भैया सेकंड युद्ध है, आप सेना में भर्ती हो। उनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कहा गया। तो भारतीयों ने इस युद्ध में अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। तो अब रियायत देना था, लेकिन बदले में क्या मिला, रॉलेट एक्ट मिला। यानी बिना मजिस्ट्रेट से परामर्श लिए संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। और जब इसका विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेगुनाहों की क्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या। इससे भारत में एक जबरदस्त आक्रोश का भाव आता है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर पर्दा डालने के लिए, इन सबको शांत करने के लिए यह 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या किया गया, पेश किया गया। सर आ चुके हैं, तो चलिए आज तक कल अभी खत्म हो पाएगा। कल मतलब संवैधानिक विकास पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।